Hello everyone, welcome back to our Polity PYQ series पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया और पार्ट 2 में हम यहाँ से 51 से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है हमारा, जो कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज द इंडियन पार्लियामेंट हैव द राइट टू क्रिएट अ न्यू स्टेट। संविधान में निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? जिसमें आपका पहला ऑप्शन ए है आर्टिकल 1, ऑप्शन बी है आर्टिकल 2, ऑप्शन सी है आर्टिकल 3 एंड ऑप्शन डी है आर्टिकल 4 एंड यहाँ आपको ऑप्शन ई भी है जो कि आर्टिकल 5। तो बताइए इसमें से आंसर क्या होगा? आर्टिकल 1 होगा, आर्टिकल 2 होगा, आर्टिकल 3 होगा, आर्टिकल 4 होगा या फिर आर्टिकल 5 होगा आंसर? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आर्टिकल 3 जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट इज वेस्टेड इन। नए राज्य के गठन की शक्ति किस में शामिल है? संसद में, मंत्रिपरिषद में, राष्ट्रपति में या फिर राज्य पुनर्गठन आयोग में? पार्लियामेंट में है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में है, प्रेसिडेंट में है या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन में है? ये सब क्वेश्चन आपको बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आने वाले जो एग्ज़ाम्स, अब तो बैक टू बैक एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, यहाँ तक कि अब तो बीएसएससी का भी जो फॉर्म का डेट पे डेट बढ़ाया जा रहा था उसका भी आपको कैलेंडर निकाल दिया, डेट आ गया है। तो ये सब क्वेश्चन आपको सारे एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट इज वेस्टेड इन। तो इसका आंसर होगा ए, पार्लियामेंट। ठीक है, नए राज्य के गठन की शक्ति पार्लियामेंट को है। अब है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू चेंज द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, लोकसभा या फिर सुप्रीम कोर्ट? संसद को, राष्ट्रपति को, लोकसभा को या फिर सर्वोच्च न्यायालय को? पार्लियामेंट को। ठीक है, संसद को है ये शक्ति। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच ईयर वॉज द एसके धर कमीशन कंस्टिट्यूटेड? एसके धर आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1947 में, 1948 में, 1950 में या फिर 1953 में? 1947 में, 1948 में, 1950 में या फिर 1953 में? तो इसका आंसर होगा बी, 1948 में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन वाज द जेवीपी कमिटी रिपोर्ट सबमिटेड? जेवीपी समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? जनवरी 1950 में, नवंबर 1948 में, अप्रैल 1949 में या फिर जुलाई 1951 में? जनवरी 1950 में, नवंबर 1948 में, अप्रैल 1949 में या फिर जुलाई 1951 में? ये जो क्वेश्चन की पीडीएफ है, पॉलिटी की सभी पीडीएफ जो भी आपको पार्ट वाइज यहाँ यूट्यूब पे वीडियो मिल रही है, वो सभी पीडीएफ हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड कर दी जाएगी। तो अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से डायरेक्ट चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो इसका आंसर आपको क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, अप्रैल 1949। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द जेवीपी कमिटी? इनमें से कौन जेवीपी कमिटी के पार्ट नहीं है? पंडित नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल या फिर पट्टाभी सीतारमैया? इनमें से कौन नहीं है? वॉज नॉट। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वॉज नॉट। और इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर अंबेडकर। ये जो है ये जेवीपी कमेटी के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पार्ट नहीं थे।
अब हमारा जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो है एजर्सन और रीजन का। द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट्स यूज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिकेट्स दैट नो स्टेट कैन सीड फ्रॉम द यूनियन। और इसका रीजन आपको दिया है, द इंडियन यूनियन इज द रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट्स विद द स्टेट, हेंस देयर ऑटोनॉमी इज पैरामाउंट। और जिसका आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो बताइए कि इसमें से क्या होगा आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। आपका जो ये एजर्सन है ये बिल्कुल करेक्ट है, बट आपका जो रीजन है वो गलत है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है, मतलब इनमें से जो स्टेटमेंट सही है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो स्टेटमेंट सही, कौन सा सही स्टेटमेंट है वो आपको बताना है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 है, द एसके धर कमीशन सपोर्टेड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। दूसरा स्टेटमेंट है, द जेवीपी कमिटी अपोज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। और तीसरा जो आपका स्टेटमेंट है वो है, द जेवीपी कमिटी सबमिटेड इट रिपोर्ट इन अप्रैल 1949। तो बताइए इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन कौन सा गलत है। बताइए इस तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ओके तो आपका जो आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि आपका जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो गलत है और ये दोनों स्टेटमेंट आपका सही है, इसलिए 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वेर एस्टेब्लिश्ड बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। कौन, हाउ मेनी स्टेट, कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरीज बने थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के अंदर। इस एक्ट के द्वारा कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरीज बने थे। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 14 स्टेट 6 यूनियन टेरिटरीज, या फिर 18 स्टेट 9 यूटीज, या फिर 22 स्टेट 8 यूटीज, या फिर 21 स्टेट एंड 7 यूटीज। तो इसका आंसर होगा ए। इस एक्ट किसके द्वारा ना 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज का गठन हुआ था। ठीक है, अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मेनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं। इसका आंसर तो मैं आपको अभी यहाँ वीडियो में नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये है आपका HW। ठीक है, जो आपको मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना है। तो अभी आपको अभी बताना है प्रेजेंट में भारत में कितने स्टेट हैं एंड कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। आपका ये ऑप्शन है और आप मुझे कमेंट में बताइए कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन इन द लिस्ट। तो लिस्ट 1 में है नागालैंड, झारखंड, तेलंगाना, सिक्किम, और लिस्ट सेकेंड में है ये सब। तो आपको ये बताना है कि कौन सा, आपको मैच करना है कि किस ईयर में कौन सा राज्य का गठन हुआ। ठीक है, अस्तित्व में, ये आपको यहाँ नहीं लिखा है, ये आपको यहाँ लिखा है, ईयर ऑफ कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस। अस्तित्व में आने का वर्ष कब बना, सीधा शब्दों में अगर बोले तो कब बना। तो आपको मैच करना है। तो नागालैंड बना है आपको 1963 में, झारखंड 2000 में, तेलंगाना बना है 2014 में, एंड सिक्किम आपको बना है 1975 में। तो आपका आंसर हो जाएगा 2, बी का 1, सी का 4, 2143। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2143। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। निम्न में से एक कथन असत्य है, बताइए कौन सा। द न्यू नेम ऑफ मैसूर स्टेट वॉज चेंज टू तमिलनाडु, Goa was separated from Daman and Diu, Bombay state was divided into Gujarat and Maharashtra, Himachal Pradesh was earlier in the list of union territories,
सब ऑप्शन पढ़ते ही सबको आंसर इसका पता चल गया होगा कि कौन सा गलत स्टेटमेंट है इसमें से, और वो है ए। द न्यू नेम ऑफ मैसूर स्टेट वॉज चेंज टू तमिलनाडु। ये कब हुआ, ये तुम्हें पता ही नहीं है। मैसूर का नाम कब बदल के तमिलनाडु हो गया, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है और इसीलिए ये आपका आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इन विच ईयर स्टेट वे रीऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? बताइए किस वर्ष किया गया? 1947 में, 51 में, 56 में या 66 में? तो आपका आंसर होगा सी, 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज नेवर ग्रांटेड स्पेशल कैटेगरी स्टेटस SCS बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। SCS का आपको ये फुल फॉर्म है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ठीक है। बिहार, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू एंड कश्मीर? बिहार, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू एंड कश्मीर? निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? बिहार को, सिक्किम को, हिमाचल प्रदेश को या फिर जम्मू कश्मीर को? तो वो है आपका ए, बिहार। बिहार को कभी नहीं किया गया है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट सही है? आफ्टर द नागपुर सेशन ऑफ द कांग्रेस 1920 प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी वेयर फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। या फिर बी, in 1948 द कांग्रेस रिजेक्ट द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑन प्रोविंसेस ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो आपको बताना है कि सही कौन सा है दोनों में से। तो दोनों बातें ही यहाँ पे सही है, ये दोनों बातें स्टेटमेंट सही है। तो आपका दोनों बोथ ए एंड बी किसमें है? डी में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट काइंड ऑफ पावर डज द पार्लियामेंट हैव रिगार्डिंग द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट? चेंजिंग द नेम ऑफ स्टेट, या डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ स्टेट, या क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट, या फिर इनमें सभी, ABC तीनों? संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को राज्य के पुनर्गठन संबंधी किन किन प्रकार की शक्तियां प्राप्त है? तो जिनको जिनको आर्टिकल 3 पता होगा उन सबको आंसर पता चल गया होगा। ये तीनों ही शक्तियां प्राप्त है आर्टिकल 3 के अंडर पार्लियामेंट को, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। तो अब है राज्यों के पुनर्गठन संबंधी प्रस्ताव संसद में कब और कितने शर्तों के साथ लाया जा सकता है? ए, प्रस्ताव राज्यपाल की मंजूरी के बाद ही संसद में लाया जा सकता है। या फिर बी, प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत होने के पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य है और संबंधित राज्य विधानमंडल में मत लेना भी अनिवार्य है। या फिर सी, संसद को बिना राष्ट्रपति या राज्य की सहमति के यह अधिकार स्वतः प्राप्त है। या फिर डी, केवल राज्यसभा की सहमति से प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो इसका आंसर है बी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर 18, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द पार्लियामेंट द पावर टू फॉर्म, रीऑर्गेनाइज, चेंज द नेम एंड द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट? आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 या फिर आर्टिकल 4? एंड योर आंसर विल बी सी, आर्टिकल 3। Before Parliament brings a bill for the reorganization of a state, the opinion of the Legislative Assembly of the concerned state is binding, is only a formality, is compulsory or is given only by the governor? बाध्यकारी होती है, केवल औपचारिकता होती है, अनिवार्य होती है या केवल राज्यपाल द्वारा दी जाती है? तो इसका आंसर होगा आपका बी, केवल औपचारिकता होती है, ठीक है, सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 20, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डज द पार्लियामेंट हैव द राइट टू रिड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया? आर्टिकल 368, आर्टिकल 3, आर्टिकल 249 या फिर आर्टिकल 256? और इसका आंसर है आर्टिकल 3।
इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप प्रोवाइडेड? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 7 या फिर पार्ट 9? भाग 1, भाग 2, भाग 7 या फिर भाग 9, किस में है? तो वो है आपको भाग 2 में, पार्ट 2 में। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप? मैं हर क्वेश्चन के बाद 4 से 5 सेकंड का पॉज ले रही हूँ, क्योंकि जिससे आप अपने माइंड में इस क्वेश्चन का आंसर रिकॉल करो, और उसके बाद जब मैं आंसर बताती हूँ तो आप मैच कर पाओ कि आपको इसका आंसर पता था या नहीं पता था। ठीक है, तो रिकॉल जरूर करो। जैसे क्वेश्चन में पढ़ती हूँ तो आप सोचो हाँ इसका आंसर ये होगा, और फिर मैच करो कि सही है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप? आर्टिकल 3 to 10, आर्टिकल 4 to 11, आर्टिकल 5 to 11 या फिर आर्टिकल 6 to 11? इसका आंसर होगा सी, आर्टिकल 5 to 11 में सिटीजनशिप दिया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 में। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप इज प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? डुअल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव? जिसका आंसर है बताइए क्या? सिंगल सिटीजनशिप। भारत के संविधान का ये नियम है कि आप दो सिटीजनशिप नहीं रख सकते हो, यानी दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते हो। अगर आप भारत के नागरिक हो तो आपको भारत का नागरिकता ही आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब है 24 नंबर, हाउ मेनी ईयर विल अ पर्सन ऑफ इंडिया origin have to spend in India to acquire Indian citizenship by registration under the Citizenship Act 1955? 5 साल, 3 साल, 7 साल या 9 साल? इंडिया का सिटीजनशिप लेने के लिए आपको कितना साल भारत में रहना होगा संविधान सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंतर्गत? इसका आंसर है 7 ईयर्स, 7 साल। अब है, हु एमंग द फॉलोइंग हैज द एक्सक्लूसिव राइट टू डिटरमाइन सिटीजनशिप इन इंडिया? कोर्ट, प्रेसिडेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट? निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? न्यायालय को, राष्ट्रपति को, राज्य सरकार को या फिर संसद को? जिसका आंसर होगा डी, पार्लियामेंट। अब है, विच वॉज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 पास्ड बाय पार्लियामेंट? व्हेन वॉज, सॉरी, कब पास हुआ था? 10 दिसंबर को, 11 दिसंबर को, 12 दिसंबर को या फिर 13 दिसंबर को? 11 दिसंबर को। अब है क्वेश्चन नंबर 27, विच आर्टिकल आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर एक्वायरिंग सिटीजनशिप? तो ये तो आपको पता ही है कि सिटीजनशिप, अभी जस्ट हमने ये क्वेश्चन सेम देखा, 5 से 11 आर्टिकल में सिटीजनशिप के बारे में दिया है, और किस किस आधार पे आपको भारत का नागरिकता मिलेगा? तो ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, डिसेंट, माइग्रेशन एंड रेसिडेंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट कंडीशन वेर नेसेसरी फॉर पीपल कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू ऑब्टेन इंडियन सिटीजनशिप? ही शुड बी एम्प्लॉयड इन इंडिया, या फिर 19 जुलाई 1948 से पूर्व प्रवास कर चुका हो और भारत में सामान्यतः निवास करता हो, या 19 जुलाई 1948 के बाद प्रवास किया हो और शरणार्थी पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या फिर उसे संविधान लागू होने के बाद भारत में जन्म लिया हो, या फिर वन ऑफ हिज पेरेंट्स शुड हैव बीन इन द इंडियन आर्मी? तो इसका आंसर होगा बी, ही शुड हैव migrate before 19 July 1948 and is normally residing in India। ठीक है, तो बी नंबर इसका आंसर होगा। 29 है, which is the original act passed by the parliament related to citizenship in India? Citizenship Act 1948, Indian Citizenship Order 1950, Citizenship Act 1955 या फिर Immigration Act 1962? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, Citizenship Act 1955। अब है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर एक्वायरिंग सिटीजनशिप एज पर आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? बर्थ इन इंडिया, रेसिडेंस इन इंडिया फॉर 5 years, ऑनिंग प्रॉपर्टी इन इंडिया या फिर पेरेंट बीइंग बोर्न इन इंडिया? इसमें से कौन सा
आधार संविधान के अनुच्छेद 5 के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने का एक आधार नहीं है। ठीक है, तो ऑनिंग प्रॉपर्टी इन इंडिया, बर्थ है, रेसिडेंस है, पेरेंट्स होंगे इंडिया के, तो ऑफकोर्स तुम भी इंडिया के ही कहलाओगे। तो ऑनिंग प्रॉपर्टी इन इंडिया, ये इससे आपको, अगर आपने भारत में अपनी प्रॉपर्टी ले रखी है तो इससे आपको यहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको बाकी बर्थ, या तो आपने बर्थ जन्म लिया हो या फिर आप इंडिया में रह चुके हो, रेसिडेंस इन इंडिया फॉर 5 years नहीं होगा, यहाँ पे 7 years होगा। ठीक है, भारत का नागरिकता लेने के लिए एटलीस्ट आपको 7 साल रहना होगा भारत में। ठीक है, 5 साल नहीं। ठीक है, या फिर अगर आपके पेरेंट्स ने भारत में जन्म लिया है तो भी आप भारत के नागरिक कहलाओगे। अब है, which article of the Indian Constitution gives the right to equality in employment only to Indian citizen? 14, 15, 16 या 17? तो ऑफकोर्स आर्टिकल 16। Which of the following public offers can be held only by Indian citizen? निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक पद केवल भारतीय नागरिक ही प्राप्त कर सकते हैं? गवर्नर का, चीफ मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर का, या फिर ये तीनों? तो ऑफकोर्स ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों में से किसी भी पोस्ट को पाने के लिए आपकी एक ये भी शर्त होती है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। मतलब कोई भी दूसरे देश की नागरिकता रखने वाला इंसान भारत देश में ना ही तो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ना ही किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर, और ना ही किसी स्टेट का गवर्नर। Who has the right to vote in the Lok Sabha and State Legislative Assembly in India? All residents, only taxpayers, all foreigner friends, या only Indian citizens? ठीक है, तो सिर्फ इंडियन सिटीजन को इसका अधिकार है। Which type of person have been given Indian citizenship in Article 5 to 8 of the Constitution? Only those born in India, या only person of India origin living outside India, या persons who migrate from Pakistan to India and are born in India or are of Indian origin, या फिर only person who own property? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, या फिर इंडिया में ही उसने जन्म लिया हो। What right does Article 11 give to the Indian Parliament? राष्ट्रपति को नागरिकता देने का अधिकार, विदेशी नागरिकों को मतदान देने का अधिकार, नागरिकता संबंधी मामलों को विधि द्वारा नियंत्रित करने का अधिकार, या फिर संविधान में नागरिकता जोड़ने या फिर हटाने का अधिकार। तो ये होगा राइट टू रेगुलेट मैटर्स रिलेटिंग टू सिटीजनशिप बाय लॉ। In which article is the citizenship of those who migrate from Pakistan to India mentioned? किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 6 में। In which article of the Constitution is it mentioned that a person who voluntarily acquires the citizenship of a foreign state cannot remain an Indian state? ये चीज़ किस लैंग्वेज में, ये बात किस आर्टिकल में कही गई है? आर्टिकल 6 में कही गई है, 9 में कही गई है, 10 में कही गई है, या फिर 11 में कही गई है? तो ये बात कही गई है आर्टिकल 9 में। In which of the following situations can citizenship be terminated by the legislature? ठीक है, इसमें से किस स्थिति में नागरिकता को विधायिका द्वारा समाप्त कर दी जा सकती है? जब कोई व्यक्ति मतदान नहीं करता, या फिर जब कोई व्यक्ति भारत विरोधी भाषण देता है, या फिर जब कोई व्यक्ति युद्ध के समय शत्रु देश की नागरिकता ले लेता है, या फिर जब कोई व्यक्ति कर चोरी करता है। कर चोरी यानी टैक्स। ठीक है, टैक्स चुराता है। बताइए कब उसकी नागरिकता, एक पर्सन की नागरिकता को खत्म कर दी जाएगी? तो जब कोई व्यक्ति युद्ध के समय शत्रु देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता यहाँ से खत्म हो जाती है। ऑफकोर्स अगर ये तो हम सब जानते हैं ना कि भारत सिंगल सिटीजनशिप, भारतीय संविधान में सिंगल सिटीजनशिप ही माना जाता है। आप दूसरे देश की नागरिकता रख ही नहीं सकते हो। तो फिर चाहे आप युद्ध के समय पे दूसरे देश की नागरिकता लो, या फिर इमरजेंसी के समय पे लो, या फिर आप किसी भी टाइम पे, या फिर ऐसे ही आपको मन किया आप दूसरे देश की नागरिकता ले लो, किसी भी समय पे लो, अगर जैसे ही आपने दूसरे देश की नागरिकता ली, आपके भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये जो यहाँ लिखा है शत्रु देश, युद्ध के समय शत्रु देश की नागरिकता लेने पर, तो ये बस आपको भ्रमित करने के लिए लिखा गया है, नथिंग एल्स। आपको बस ध्यान में रखना है किसी भी कंडीशन में अगर आपने दूसरे देश की नागरिकता ली तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी।
ठीक है। अब है 39, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप अंडर वॉलंटरी रिनंशिएशन? थ्रू एन ऑर्डर बाय द गवर्नमेंट, बाय वॉलंटरी डिक्लेरेशन ऑफ एक्वायरिंग फॉरेन सिटीजनशिप, बाय कैंसिलेशन ऑफ पासपोर्ट, या फिर ड्यू टू नॉन वोटिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा विदेशी नागरिकता प्राप्त करने की स्वेच्छा से। ठीक है। आफ्टर टर्मिनेटिंग सिटीजनशिप बाय वॉलंटरी रिनंशिएशन, अप टू व्हाट एज कैन अ पर्सन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप अगेन? अगर आपने अपनी स्वेच्छा से नागरिकता को समाप्त कर दिया, भारत की नागरिकता को, तो आप कितने साल के बाद दोबारा से भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं? तो वो होगा 18 साल के बाद। ठीक है। अब है अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल राइट ग्रांटेड टू द सिटीजन? आर्टिकल 112 से 115, आर्टिकल 12 से 35, 222 से 235, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35। अब है क्वेश्चन नंबर 42, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सर्टेनिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन्स? बताइए, आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 12 से 30, 15 से 35, या फिर आर्टिकल 14 से 32? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ए, 12 से 35। अब है क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 में है। आप यहाँ पे ध्यान से बोलो, नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, जो गलत होगा पेयर उसमें टिक करना है हमें। तो राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 में है, या फिर आर्टिकल इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 14 से 16 में है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में है, या फिर राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 18 में? इसमें से कौन सा बात गलत है? अगर आप लोगों को आर्टिकल याद होगा तो आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। और अगर आप लोगों को आर्टिकल याद होने में कठिनाई आ रही है, या कोई प्रॉब्लम मतलब याद नहीं हो पा रहा है, बार बार याद करते हो भूल जाते हो, इस तरह की अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। अगर आपने अभी तक इसी चैनल पे, मेरे ही चैनल पे आपको मिलेगा ट्रिक से याद कराया हुआ आर्टिकल 1 से आर्टिकल 395 तक की वीडियो। आप उस वीडियो को देखो, और वीडियो देखने के बाद इस बात की गारंटी है कि आपको पूरा आर्टिकल एक बार में याद हो जाएगा। इतनी मज़ेदार ट्रिक्स को से मैंने याद कराया है सभी आर्टिकल्स को कि आप भूल ही नहीं सकते। तो ज़रूर देखिएगा। तो इसका आंसर होगा डी। ये जो तीनों हैं ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम? इसमें से क्या फंडामेंटल राइट नहीं है? तो ऑफकोर्स इक्वल पे फॉर इक्वल लॉ। ये इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सॉरी नॉट लॉ, इट्स वर्क। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फंडामेंटल ड्यूटीज में आती है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में नहीं आती है। आपके फंडामेंटल राइट्स, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं, डीपीएसपी में आती है।